तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत। और आपके बीच में मैं एक बार फिर से नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जो कि होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है। इससे पहले जो है 9 प्रैक्टिस सेट जो है उसमें ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और उसके लिए जो है मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है फ्रेंड्स। वहाँ पर जाके आप वो प्रैक्टिस सेट सारे देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी। तो चलिए आज जो है हम आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर जितने भी जो टॉपिक्स आपके लेक्चर के सिलेबस के अंदर हैं उन सभी के ऊपर जो है वो मैं नोट्स बना चुका हूँ। और साथ के साथ आपके एमसीक्यू जो पीडीएफ्स हैं जितनी भी मैंने आप तक कराई हैं प्रैक्टिस सेट, और उसके अलावा जो है 500 जो अलग क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उन सबको मिला के मैं 1000 क्वेश्चंस की जो है एक पीडीएफ बना चुका हूँ। तो अगर आपको मुझसे ये पीडीएफ्स लेनी है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पता कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। आज मुझसे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया और उनको मैंने नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए, उनको काफ़ी पसंद भी आए हैं नोट्स। और काफ़ी बच्चों ने मुझे एमसीक्यूज जो पीडीएफ है उन वो भी उनको मिली है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको भी ये मिले तो आप लोग जल्दी से मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, और आपको वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि सारे जो टॉपिक्स हैं वो उसके ऊपर मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको प्रिसाइज वे में जो है सारे टॉपिक्स जो है कवर उसके अंदर मिल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि सर फ्री में दे दीजिए। तो फ्रेंड्स जो अगर फ्री की जो चीज़ होती है उसकी कोई भी कद्र नहीं होती है। अगर मैं आपको पीडीएफ फ्री में दे भी दूं तो आप लोग उसको कभी भी नहीं पढ़ोगे। आपने देखा होगा कि जब कोई पीडीएफ जो है फ़ोन के अंदर पड़ी होती है, फ्री की होती है, उसको हम कभी भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब हम कोई पीडीएफ पैसे दे के खरीदते हैं तो उसको हम पूरी की पूरी जो है वो 10 बार पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। तो ये इसीलिए जो है, और क्योंकि इतनी मेहनत से जो है दोस्तों ये नोट्स बने हैं, तो इसलिए आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। तो हमने जो है वो 30 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, तो उससे आगे जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो है, लेविस डाल्टन है उनके अनुसार एक प्रवक्ता में होने चाहिए। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए उसकी बात हो रही। सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली, दूसरा है अच्छे तरीके से शिक्षण की तैयारी, तीसरा है मित्रों की समान सहायता देना, एंड फोर्थ है प्रभावशाली संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी, यानी कि ये जितनी भी हमारी ये क्वालिटीज़ हैं ये आपके टीचर या एक लेक्चरर के अंदर, प्रवक्ता के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। ओके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सेवा समाज समिति ने आचार संहिता तथा उत्तरदायित्व पर बल दिया। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 1986, उसमें 360 फीडबैक शामिल किए गए। थर्ड है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 1998 में अध्यापक की जवाबदेही तथा नए वेतन मान पर बल दिया। और चौथा है, रस्तोगी आयोग ने निष्पादन आकलन पर बल दिया। तो आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर बात हो रही कि रस्तोगी आयोग ने निष्पादन आकलन पर बल दिया। तो मैंने आपको बताया था कि जो रस्तोगी आयोग बना था उसने जो है वो आत्म मूल्यांकन पर बल दिया था। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि उन्होंने आत्म मूल्यांकन पर बल दिया था। आत्म मूल्यांकन यहाँ पर बन नहीं रही है राइटिंग। ठीक है। तो उन्होंने आत्म मूल्यांकन यानी कि स्वयं का जो है एवेल्युएशन असेसमेंट करने पर बल दिया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना कब की गई थी। पहला है 1972, दूसरा है 1973, 74, 75। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी सीधे सीधे। 1973 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है।
तो पहला, विश्वविद्यालयों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। दूसरा, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को परामर्श देना। तीसरा, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करना। और चौथा, उच्च स्तरीय अनुसंधान कार्यों तथा शिक्षण कार्यों को बढ़ावा देना और इसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर जो कुलपतियों की नियुक्ति करने का काम होता है वो राज्यपाल का होता है। ओके, तो इसलिए ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सबके सब सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, शैक्षिक स्तर पर मूल्यांकन करते हुए मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाए, यह कथन किसका है? तो ये हमारे पास चार जो हैं उनके नाम दिए हुए हैं, रॉबर्ट ग्लैमर, दांडेकर, बुन्स जी जुनियान इंस और S.A. वॉट। तो फ्रेंड्स, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको सीधे से याद रखना है, ये जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है दांडेकर के द्वारा। ठीक है, तो ये है। चलिए आगे। S.A. वॉट तथा मीजल ने प्रभावशाली अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंडों का प्रयोग नहीं किया था? पहला है योग्यता, दूसरा है प्रक्रिया, तीसरा है उत्पादक और चौथा है शैक्षिक मानदंड। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है शैक्षिक मानदंड। इसने बाकी के जो मानदंड है यानी कि उसने योग्यता की भी बात की थी, प्रोसेस प्रक्रिया की भी बात की थी, उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी की बात की थी, लेकिन शैक्षिक मानदंड उसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो ये है राइट आंसर डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, शैक्षिक संदर्भ में निष्पादन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो जो शैक्षिक संदर्भ में, एजुकेशन के संदर्भ में निष्पादन यानी कि जो आपका परफॉर्मेंस होती है, रेटिंग, उसका कौन सा उद्देश्य इसमें नहीं है, हमें बताना है। तो पहला है नियुक्ति, दूसरा है पदोन्नति, तीसरा है स्थायीकरण और चौथा है पुरस्कार। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन पी, यानी कि यहाँ पर नियुक्ति जो होती है उसमें जो है निष्पादन का कोई भी रोल नहीं होता है, बाकी प्रमोशन में भी होता है, स्थायीकरण में भी होता है और आपका पुरस्कार में या कोई प्राइज वगैरह मिलने में भी उसका उद्देश्य उसके अंदर होता है। ओके, निष्पादन का। चलते हैं आगे। सामान्य भिन्न लिंगी छात्र छात्राएं तथा भिन्न लिंगी अध्यापकों में वस्तुनिष्ठता होती है। पहला है असमान, दूसरा है समान, तीसरा है बहुत अधिक और चौथा है बेहद कम। तो पहले तो इसको प्रश्न को समझिए। ये कह रहा है कि सामान्यतः भिन्न लिंगी छात्र, मतलब जो भिन्न लिंगी यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ की बात कर रहा, और भिन्न लिंगी अध्यापक यानी कि जो महिला अध्यापिका है या मेल जो है वो अध्यापक। तो इनमें जो है वो बता रहा है कि किस में जो है ज़्यादा वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। ऑब्जेक्टिविटी आपने कई बार सुना होगा कि जो है वो फलाने जज का जो है डिसीजन जो है वो उसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिविटी थी। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है दोस्तों अनबायस्ड या न्यायप्रिय। ठीक है ना, जो अनबायस्ड डिसीजन होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, यानी कि वो सही चीज़ है उसको सही बोलना है। ठीक है, तो उस प्रकार के जो निर्णय होते हैं या उस प्रकार की जो सोच होती है, विचारधारा, उसको हम ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता कहते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि समान। तो ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि गर्ल्स के अंदर ये ज़्यादा है या बॉयज़ के अंदर कम है, या महिला जो अध्यापिका है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी वाली रखती हैं या पुरुष रखते हैं। सभी के अंदर वो समान रूप से पाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये जेंडर इनइक्वलिटी के ऊपर आ जाएगा अगर हम इसमें किसी भी प्रकार का विभेद करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है, भारतीय परिस्थिति में विद्यालय व्यवस्था के अनावरण के मूल्यांकन के लिए किस प्रश्नावली को अपनाया गया? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है हॉपलिन प्रश्नावली। जो भारत में है वो विद्यालय व्यवस्था के अनावरण के लिए जो है वो हॉपलिन प्रश्नावली को अपनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? पहला है एमएड कक्षा की शुरुआत 1936, दूसरा पीएचडी 1943, एमफिल 1944 और जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है वो 1973।
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन सी। जो एमफिल जो कक्षाएं हैं उनका शुरुआत आज़ादी के बाद हुई थी। बाकी जो है ये एमएड बी पीएचडी और ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ये हमने अभी बात करी थी कि 1973 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये बाकी के सब सही हैं, ठीक है। अब जो वर्तमान में 2020 की जो पॉलिसी है उसके अंदर जो है वो एमफिल को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब एमफिल जैसी कोई भी चीज़ भविष्य के अंदर नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नेक्स्ट है, इनमें से कौन राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा अभिकरण है। अभिकरण का मतलब होता है दोस्तों एजेंसी। एजेंसी तो हमें बताना है कि नेशनल लेवल की एजुकेशन की एजेंसी कौन सी है। तो पहला है विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, दूसरा है दूरवर्ती अध्यापक शिक्षा, तीसरा है शिक्षा महाविद्यालय और चौथा है उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र यानी हायर स्टडी एजुकेशन सेंटर हैं वो नेशनल लेवल के हैं। बाकी आपको पता है कि जो विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग होते हैं वो राज्य स्तर के होते हैं, और जो दूरवर्ती अध्यापक शिक्षा यानी कि जो डिस्टेंस टीचर एजुकेशन है वो भी जो है वो राज्यों के विषय के अंतर्गत आता है। जो शिक्षा के महाविद्यालय होते हैं यानी बीएड जो कॉलेजेस होते हैं ये भी शिक्षा ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर का इसमें कौन सा, डी होगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अध्यापक तथा शिक्षण प्रभावशीलता के संबंध में देश विदेश में अनेक अनुसंधान किए गए या किए जा रहे हैं, किंतु शीघ्र अध्ययन के निष्कर्षों में एक रूपता नहीं है, क्योंकि पहला है शोध कार्यों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, शिक्षा संबंधी अध्ययन में शिक्षा प्रणाली में को ध्यान में नहीं रखा गया। तीसरा, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो प्राथमिक स्तर से विद्यालय स्तर तक चलती है और शिक्षण के विषयों में अधिक विषमता है। और फोर्थ है, भारत में शिक्षा का स्तर काफ़ी निम्न है, अतः इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, आप लोगों ने मेरे ख्याल से सही सोचा होगा, इसका ऑप्शन सी। यहाँ पर जो सही ऑप्शन सी के अंदर बोला कि शिक्षा एक सामाजिकरण प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही बात है। और चूंकि जो शिक्षण के विषय हैं उनमें बहुत ज़्यादा विषमता है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो है वहाँ पर शोध जो है उसके निष्कर्षों में एक रूपता नहीं है। ओके चलिए आगे चलते हैं। आगे है अध्यापकों का मूल्यांकन अध्ययन विषय के छात्रों से कराया गया तो निम्नलिखित तथ्य पाए गए। तो जो एक फैक्ट था कि जो है टीचरों का जो मूल्यांकन है वो बच्चों से करवाया जाए, तो वहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा फैक्ट उसमें पाया गया। तो आप इसको खुद पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। विज्ञान और तकनीकी जो विषय के अध्यापक हैं उनका जो मूल्यांकन स्तर है वो उच्च पाया गया, जबकि जो कला विषय है उनका सामान्य पाया गया। ओके तो ये यहाँ पर ये स्टडी हुई थी एक, उसके अंतर्गत बताया गया ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा शैक्षणिक कुशलता के लिए निर्मित मानदंडों में शामिल नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन शैक्षणिक कुशलता के लिए निर्मित मानदंड नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है आप समझ पा रहे होंगे कि कौन होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर शैक्षणिक कुशलता की बात की गई है। तो शैक्षणिक कुशलता यानी टीचिंग के एफिशिएंसी के लिए जहाँ पर विषय का निर्वचन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन करना, यानी कि उसकी व्याख्या करना, और वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, विषय का प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और पाठ योजनाएं लेसन प्लानिंग भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर विषय की विविधता इसको प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित अध्यापक शिक्षा समिति, जिसका उद्देश्य शोध तथा शिक्षा के क्षेत्र में स्तरोन्नयन है में होते हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में स्तर का उन्नयन करना है। तो उसका क्या उद्देश्य है ये बताना है हमको, उनके सदस्यों के संबंध में बताना है।
तो पहला है 5 सदस्य जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का, 7 सदस्य जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का, 10 सदस्य, और चौथा है 5 सदस्य जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। तो यूजीसी के अंदर है ये चारों, मतलब जो समिति है उसका बताना है हमने, जो स्पेशली जो है वो अध्यापक शिक्षा के लिए बनी हुई है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। ये 7 सदस्यीय समिति होती है जिसका कि कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, 2 वर्षों का टेन्योर इसका होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये क्या है ये हमें बताना है। ये गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ है, एक शैक्षिक संगठन है, या एक स्वायत्त परिषद है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर तो आप लोग सब जानते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। ये एक क्या है, स्वायत्त निकाय यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में अवस्थित उच्च शिक्षा केंद्रों के कार्य हैं। तो बताइए भारत में स्थित जो उच्च शिक्षा केंद्र हैं उनके क्या कार्य हैं। पहला है सरकारी शोध को बढ़ावा देना, शिक्षक तथा शिक्षा नियोजन के मूल्यांकन सूचनाओं को प्रकाशित करना। तीसरा, शोध कार्यों के लिए प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे जो है हमारे उच्च शिक्षा केंद्र, हायर एजुकेशन सेंटर्स जो हैं उन्हीं के कार्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है मूल्यांकन जो है वो बराबर होता है किसके, व्यवहारगत परिवर्तन के मात्रात्मक विवरण प्लस गुणात्मक विवरण प्लस औचित्य के संदर्भ में मूल्य निर्धारण। दूसरा है मूल्यांकन इज इक्वल टू व्यवहार परिवर्तन के मात्रात्मक विवरण प्लस गुणात्मक विवरण प्लस औचित्य के संदर्भ में समता निर्धारण। तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, यानी कि केवल फर्स्ट वाला इसमें सही है, क्योंकि इसमें व्यवहारगत परिवर्तन के मात्रात्मक विवरण की बात की गई है, गुणात्मक विवरण की, और मूल्य निर्धारण की। तो ये तीनों चीज़ें इवैल्यूएशन के अंदर होती है। सेकंड वाले उसमें उन्होंने क्या किया, समता निर्धारण की बात कर दी। तो इवैल्यूएशन में हम समता निर्धारण नहीं करते हैं बल्कि मूल्य का निर्धारण करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निष्पादन मूल्यांकन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा, निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर ही शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की जाती है। तो बताइए कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों इसमें सही हैं। जो हमारा परफॉर्मेंस रेटिंग होती है उसके आधार पर वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी है, और उसके आधार पर जो परमानेंट रिक्रूटमेंट है वो भी की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही उत्तर हमारे सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन शोध कार्यों के मूल्यांकन हेतु तय किए गए मानदंडों में शामिल नहीं है। तो पहला है, पढ़िए इनको आप खुद ही, कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं। इन स्टेटमेंटों को पढ़ने के लिए ही जो है एग्जाम में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स सीधे मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी शोध कार्यों के अंदर कितनी समयावधि लगी है, इस पर कितनी राशि व्यय हुई है, इस चीज़ का जो है वहाँ पर मूल्यांकन में जो मानदंड है उसमें जो है उसका कोई रोल नहीं है। बाकी जो है जब इवेल्युएशन होता है तो वहाँ के अंदर पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि शोध पत्र, यानी कि कितने आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, अलग अलग जो फॉरेन जर्नल्स हैं उसमें कितने शोध पत्र आपके पब्लिश हुए हैं, तो ये भी काफ़ी हद तक मैटर करता है। फिर दूसरा है वो कह रहा है कि शोध कार्य के लिए वित्तीय सहायता यूजीसी से प्राप्त हुई हो, तो ये भी होता है। और जो प्रवक्ता है उसके निर्देशन में कितने छात्रों ने पीएचडी, मतलब कितना जो उसके किसी प्रोफेसर के अंडर में पीएचडी बच्चे कर चुके हैं, तो ये तीनों चीज़ें जो है वो इवैल्यूएशन में मैटर करती है। अब यहाँ पर जो है समयावधि जो है उसका कोई भी रोल नहीं होता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अध्यापक शिक्षा जो बोर्ड है उसकी स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ये हमने ये अलग अलग आयोग हैं उसमें इसका राइट आंसर बताना है। तो मेरे ख्याल से ये उत्तर आप लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि जो हमारा कोठारी कमीशन है उन्होंने ये सजेशन दिया था और उन्हीं की जो है सजेशन पे जो है ये अध्यापक शिक्षा बोर्ड उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है रस्तोगी जो आयोग है उसने किस बात पर बल दिया था। तो ये अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस कर लिया था। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये आत्म मूल्यांकन पे जो है रस्तोगी आयोग ने बल दिया था। जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था इसका तो उसमें भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। अध्यापक शिक्षा है उसके साधनों का विभाजन कितने स्तरों पर किया गया है, 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो विभाजन है वो 2 स्तरों पर किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयोग है ने कहा कि अध्यापकों का निष्पादन मूल्यांकन किया जाए तभी वे वेतन प्राप्ति कर सकते हैं। तो पहला है यूजीसी, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, तीसरा है रस्तोगी आयोग, चौथा है वेतन आयोग। तो बताइए किस आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी थी। तो फ्रेंड्स जो ये स्टेटमेंट था ये था यूजीसी या विश्वविद्यालय शिक्षा अनुदान आयोग का, कि जो अध्यापक हैं उनका जो परफॉर्मेंस रेटिंग है, इंडेक्स है, उसी के आधार पर वेतनों को मतलब बढ़ाना, प्रमोशन वगैरह इसकी बात उन्होंने की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कक्षा के आधार पर वर्ष 1991 में शोध अध्ययन किसने किया था। तो जो कक्षा का आकार, ये आधार लिखा हुआ है, ये आकार होना था इसमें, जो आकार है कक्षा के उस पर शोध मैंने बताया था किसने किया था। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कक्षा है उसके आकार पर जो शोध है वो किसने किया था, फ्रैंकिन ने किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण में नई नई विधियों की सफलता तथा इसे शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल करना कहलाता है। पहला है गुणात्मक उद्देश्य, दूसरा है विकासात्मक उद्देश्य, तीसरा है नवाचार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा है कि शिक्षण में नई नई विधियों को सफलता से और इसे शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना। तो नई नई जब हम विधियों का प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, नवाचार या इनोवेशन कहते हैं, इनोवेशन। आपने देखा होगा कि इस साल का जो ग्लोबल टीचर अवार्ड है वो किसको मिला है, महाराष्ट्र का जो एक व्यक्ति है, उन क्या नाम है वो, दसाले करके है कोई, तो उनको जो है 7 करोड़ रुपया मिला है। आपको पता है ये चीज़। तो 7 करोड़ का इनाम मिला है उन्हें इस चीज़ के लिए। तो क्या सा उन्होंने क्या किया, प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है वो एक इनोवेशन किया बच्चों के ऊपर, किताबों के ऊपर। उन्होंने किताबों में कुछ क्यूआर कोड इस प्रकार से लगाए कि बच्चे जो है उन सब किताबों को स्कैन करके, और जैसे स्कैन करते थे तो उसका जो है वो पाठ के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारे स्मार्ट बोर्ड पे शो होती थी और उससे बच्चे पढ़ लेते थे। तो इस प्रकार की उन्होंने इस इनोवेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस स्कूल के अंदर की है। महाराष्ट्र में एक प्राइमरी स्कूल है कोई, तो इस वजह से उनको क्या मिला है, ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक शिक्षा में उन्होंने एक प्रकार का नवाचार किया है या न्यू इनोवेशन इसमें किया है। तो इसीलिए जो है ये शिक्षण है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ इनोवेशन करके शिक्षण प्रक्रिया में उसको शामिल करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए होंगे अब कि यहाँ पर नवाचार क्या मतलब है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कहाँ शैक्षिक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या एनसीईआरटी, ओके, तो एनसीईआरटी का क्षेत्रीय महाविद्यालय कहाँ नहीं है। तो 4 जगह है, तो इसमें से एक जगह नहीं है, बताइए कहाँ नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कोलकाता। कोलकाता में नहीं है बल्कि कहाँ पर है, इसकी जगह पर भोपाल में। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो सूची 1 आप देख सकते हैं, सूची 1 जो है उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी है पहला, दूसरा यूजीसी, तीसरा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई, और चौथा है राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप हम चलिए मैच कर लेते हैं अब इसको। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान परिषद जो प्रशिक्षण परिषद है दोस्तों, उसका जो काम क्या होता है,
प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षा है उसके सुधार के लिए जो शोध कार्य करता है, और शोध कार्य और जो जो बुक्स वगैरह जो हैं वो भी शोध कार्य करके ही जो है छापी जाती हैं, ठीक है। सेकंड है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी। यूजीसी क्या करता है, उच्च जो जटिल अनुसंधान जो कार्य होते हैं या शिक्षण कार्य उनको बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो एनसीटी है, वो उसका काम क्या है, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर जो प्रशिक्षण संस्थाओं तथा शिक्षा विभाग के स्तर को शैक्षिक शोध कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना, तो ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा का काम है। और उसके बाद है लास्ट में सोशल साइंस, तो उसका क्या काम होगा, जो सामाजिक जो विषय हैं उस पर अगर कोई शोध कार्य होता है तो उस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनको अनुदान प्रदान करना। तो इस प्रकार से ही हमने 4 ऑप्शन मैच कर लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जॉन, ये भी मैच द फॉलोइंग वाला है, तो यहाँ पर आप इसको देखिए। सबसे पहले 62 इसका सही आंसर बताइए। पहला यहाँ पर जॉन पी डेसिको, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। अब इसको मैच करके देखते हैं। ए का जो है वो थर्ड है, जो जॉन पी डेसिको हैं उन्होंने मूल्यांकन की संकल्पना दी थी। उसके बाद जो है बी जो है उसका फर्स्ट है, यानी कि एनसीईआरटी है, उन्होंने अध्यापक। अब यहाँ पर जो है ये मुझे लग रहा है कि इस कुछ ना कुछ जो है आंसर के अंदर गलती है, क्योंकि जो है वो जो सेन समिति है मैंने आपको बताया था, उन्होंने जो है वो सबसे पहले यहाँ पर ये गलत होगा कुछ, जो सेन समिति है उन्होंने अध्यापकों के लिए आचार संहिता की बात की थी, और जो एनसीईआरटी है उसने अनुदेशात्मक मूल्यांकन की बात की थी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो अध्यापकों के वार्षिक निष्पादन की बात करती है। तो ये होना चाहिए इसका राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन के अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो 63 एंड 64 है उसमें आपको जो सही कूट है उसके आधार पर आंसर करना है। तो चलिए हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला है वर्तमान युग में शोध क्षेत्र की प्रक्रिया को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है, तो बिल्कुल। और कारण जो है इसका बताया गया है कि विदेश में अनेक शोध कार्य हुए हैं जिनके निष्कर्षों को किसी घटक ने प्रभावित नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है हमारे को बताना है कि इसमें इन चारों में से कोट कौन सा सही होगा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर ए तो बिल्कुल ठीक है लेकिन आर गलत है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि निष्कर्षों को किसी घटक ने नहीं प्रभावित किया है जो विदेश में कार्य हुए शोध के, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी फर्स्ट वाला तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट कथन है, सामान्य रूप से मूल्यांकन शब्द का प्रयोग अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक मूल्यांकन के संदर्भ में किया गया, और उसका कारण है मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्यों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि दोनों ही इसमें हमारे सही होंगे, ठीक है। क्योंकि ये पहली बात कर रहा है कि सामान्य रूप से जो मूल्यांकन शब्द है उसका प्रयोग अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक मूल्यांकन के संदर्भ में किया गया, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि जनरली हम क्या बोलते हैं, जब मूल्यांकन की बात आती है तो हम शैक्षिक मूल्यांकन से ही उसका मतलब निकालते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं होती। और दूसरा उसमें वो कह रहा है कि शिक्षक मूल्यांकन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्यों को निर्धारण करना महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को जो है काफ़ी कुछ इससे जानने को मिला होगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके मेरे साथ बने रहिए, और जिसको भी नोट्स वगैरह चाहिए तो वो मेरे साथ मेरे से कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट।